Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का रहने वाला है और आज हम डिस्कस करेंगे आज की न्यूज़ MCQ के फॉर्मेट में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगे होंगे और आपको न्यूज़ कवर करना है, साथ ही साथ हम कवर करेंगे स्टैटिक पार्ट। इससे हमें दो फायदे मिल जाते हैं। फर्स्ट तो हमें न्यूज़ मिल जाता है कि कौन सा न्यूज़ हमें करना है कवर। सेकंड, हमें ये पता चल जाता है साथ के साथ इन दी अदर हैंड कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए आएगा। तो ये दोनों चीज़ हम एक साथ कवर कर सकते हैं, इसलिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। अदरवाइज जब आप पुराने वीडियोस देखेंगे, पुराने लेक्चर्स देखेंगे, तो वहाँ हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे थे न्यूज़ को, बट कंसर्न ये आ रहा था कि भैया हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। हम उस डाटा को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि न्यूज़ कवर करने के बाद भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। कंसर्न ये आ रहा था, तो उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से जो PYQs हैं उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट आपको पता भी चलता रहे कि इस न्यूज़ से यह वाला क्वेश्चन बन सकता है या इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको टाइमिंग और चीज़ें पता नहीं चलेंगी, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए आज का सेशन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारी डिस्प्ले पर ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? देखो, निम्नलिखित में से किसने भारत में सरकारी सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर AI संचालन, इलेक्ट्रिकल सेवाओं के लिए नागरिक जांच और शिकायत निवारण के लिए बड़े पैमाने पर पंजीकरण कराया है? यानी कि क्या है, बड़े AI संचालन के लिए, इलेक्ट्रिकल सेवाओं के लिए, नागरिक जांच और शिकायत निवारण के लिए रजिस्टर्ड कराया है। किसने कराया? हमारा ऑप्शन है भाषिनी ने कराया है, डायला ने कराया है, उमंग ने कराया या फिर राहत ने कराया है। ठीक है, तो आप समझिए, जब हम बात कर रहे हैं, चार ऑप्शन हमारे सामने है, आप ट्राई टू अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तब तक हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन। तो जो हमारा प्रश्न है वह पूरा AI बेस्ड है। AI बेस्ड पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक सेवा वितरण की जब हम बात करते हैं, उस पर बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, उन पर प्रयोगशाला वाले मंचों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं से जोड़ना या जोड़ने का काम करने के आधार पर जो एप्लीकेशंस हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको पहचानना है और उससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड रहने वाला है। जब हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए हमारा क्या है? भाषणी। भाषणी क्या है बेटा? आप सभी को पता है भाषणी क्या है? बहुभाषी, यानी कि मल्टी लैंग्वेज एक क्या है, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वह बहुत सारी लैंग्वेज तक रीच पहुँचाता है। यानी कि लेकिन मुख्य रूप से नागरिक और अपील करने का या शिकायत करने का यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म यह नहीं है। ठीक है, तो सिंपल भाषणी का काम क्या है? भाषणी का काम है एक मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म की तरह इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम एज यूजुअल हम करते हैं गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, बट भाषणी क्या है? भाषणी AI बेस्ड है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अब बढ़ेंगे हम डायला की तरफ। डायला क्या है बेटा? डायला क्या है? डायला एक सार्वजनिक निविदाओं का प्रबंधन करता है, ना कि यह भी पूछताछ से रिलेटेड नहीं है। यानी कि यह निविदाओं के प्रबंधन के लिए कार्य करता है। यहाँ पर कोई भी अपील और कोई भी इंक्वायरी आप नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकते। यानी कि डायला भी हमारा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट थर्ड की तरफ हम जाने। थर्ड हमारा है उमंग। ठीक है, उमंग बड़े पैमाने पर नागरिक के पूछताछ और शिकायत के लिए एक AI संचालन मंच है। इसका मतलब इसका आप जब डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड कर सकते हैं उमंग को, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी क्या कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, शिकायत भी आप कर सकते हैं वहाँ से, और बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सब के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यताएं क्या है, वो सब चीज़ आप उमंग जैसे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है बेटा? करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है उमंग। यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर है। अगर आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो ऑप्शन 3 ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। राइट, क्लियर? थोड़ा डी को भी समझिए कि राहत क्या है। राहत आपदा राहत के लिए AI का प्रयोग करता है। ठीक है, जो राहत है ये हमारा आपदा से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपदा से संबंधित जो AI इंटीग्रेट करके हम बनाते हैं उसे बोलते हैं राहत। ठीक है, तो राहत कोई नहीं समझेंगे, राहत पैसा कोई वर्ड नहीं है। आपदा के समय AI को शामिल करना, AI का प्रयोग करना एक इनिशिएटिव है जिसको हम राहत बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है सी। राइट, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किससे संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी वैज्ञानिक कृतियों में गीता, गीता उपदेश, नई तालीम शामिल है। उनके द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन का उद्देश्य और अहिंसा भूमि से भूमिहीन किसानों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करना था। ठीक है, ये व्यक्तिगत सिद्धांत आंदोलन के पहले सिद्धांत थे। उन्होंने ग्राम सेवा को एकजुट करने में अपने प्रयास के तहत 1934 में ग्राम सेवा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सा या कितने कथन यहाँ पे सही है? तो केवल 2 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या फिर केवल 1 और 4 सही है। तो आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। सिंपल। तो इनकी पूरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पूरा क्वेश्चन विनोबा भावे जी से रिलेटेड है। विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे जी एक स्वतंत्रता संग्रामी थे। ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था, जिन्हें इन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास का एक क्या हो गया सेंट्रलिस्टिक पीपल बना दिया, यानी एक पर्सनैलिटी बना दिया। यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास की हम बात करते हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट पिलर, एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने स्थापित किया अपने सामाजिक विकास और ग्रामीण विकास के परिवर्तन के कारण। राइट। जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट को समझते हैं कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। भूदान आंदोलन में क्या था कि भूदान आंदोलन जो था वो भूमि पुनर्वितरण के लिए था। किसके लिए था? भूमि पुनर्वितरण के लिए था। उन्होंने कार्य और ग्रामीण सेवाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। तो भूदान आंदोलन का उद्देश्य अहिंसा और भूमि किसानों के बीच भूमि का पुनर्वितरण करना था। सिंपल सा है। मुझे कोई बताएगा कि भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो बेटा भूदान आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1951 में। ठीक है, भूदान आंदोलन लिख लीजिए अगर एड्रेस चाहिए कुछ। तो भूदान आंदोलन 1951 में हुआ था और विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक, क्लियर पॉइंट। इन्होंने ग्राम सेवा के लिए ग्राम सेवा मंडल की स्थापना की थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। कहाँ गया वो स्टेटमेंट? सॉरी, 34 की बात कर रहा हूँ। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा ठीक हो जाता है। 4th स्टेटमेंट, स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा ठीक हो गया। ये व्यक्तिगत सिद्धांत आंदोलन। तो मुझे बताइए स्टेटमेंट हमने थर्ड देखा, थर्ड हमारा स्टेटमेंट क्या है? 4th हमने बात की ग्राम सेवा मंडल की स्थापना की 1934 में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इससे कि थर्ड के बताइए कि विनोबा भावे ने व्यक्तिगत आंदोलन उन्होंने किया था। व्यक्तिगत, ठीक है, मुझे बताइए व्यक्तिगत आंदोलन के द्वारा किया गया था, कब किया गया था? वो पहला व्यक्तिगत आंदोलन 1940 में किया गया था। कब किया गया था? 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन किया गया था। आप सभी को याद होगा। ठीक है, जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये चीजें पढ़ते हैं। व्यक्तिगत आंदोलन के द्वारा इन्होंने किए थे चीजें। ठीक है, भूदान आंदोलन का आप समझ चुके हैं क्या उद्देश्य था। यानी कि ऑप्शन 2 हमारा स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है, 4th भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि भूदान आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि भूमिहीन किसानों को दोबारा से जमीन का वितरण किया जाए। पुनर्वितरण, दोबारा भूमि प्रदान करना जमींदार नहीं, भूमिहीन किसानों को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 2, 3 एंड 4। ठीक है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप ये याद रखेंगे यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है? 2, 3 एंड 4। राइट, क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारत में लाइसेंस प्राप्त एडल्फाल्सी वैक्सीन का सर्वोत्तम विवरण देता है? ग्लूकोजिक फॉल्सीपेरम के कई चरणों को लक्षित करने वाला एक पुनः आरंभ करने वाला घटक काइमेरिक मलेरियल टीका है। यह जीवित छेडित तालिका टिप्पणियां हैं, एक असंवेदनशील पाठ्यपुस्तक है, या एक सब यूनिट टिप्पणी के लिए टैपेटिक है। यानी कि जो हमारा लाइसेंस अभी प्राप्त हुआ है एडल्फाल्सी वैक्सीन, यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। राइट, तो जो
एडफॉल्सीवैक्स की गोली है, उसका लक्ष्य का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कि उससे क्या क्या होता है, वो सब करेक्ट स्टेटमेंट है कि इसका क्या क्या प्रयोग होता है। जब हम बात कर रहे हैं एक जीवित लक्षित तालिका टिप्पणी, तो एडफॉल्सीवैक्स का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता है, ना ही थर्ड पॉइंट चाहिए, ना ही फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ठीक दिख रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड स्टोर प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। ठीक है साहब, देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा कि FTI TTP में पंजीकृत यात्रियों को लगभग 30 सेकंड में आवास प्रक्रिया पूरी करने में मदद के लिए पंजीकरण कराया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिक ही पंजीकरण पात्र हैं। इससे पहले 2024 में दिल्ली हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था। बाद में यह कार्यक्रम विस्तार 13 अन्य हवाई अड्डों तक किया गया है और ये हमारे ऑप्शन है जो कि आपके लिए अवेलेबल है। आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। ठीक है, अटेम्प्ट आप कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए। तो जो आज का क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है वो पूरा बेस किस पे है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड स्टोर प्रोग्राम के ऊपर पूरा यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके द्वारा होता क्या है, इसके द्वारा यात्रियों के लिए जो स्वचालित और तत्काल यात्रा करने के लिए या फिर स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारतीय हवाई अड्डों के जहाज़ों को आयात को बढ़ावा देने के लिए एक पहल के रूप में इसे लाया गया था। इससे क्या होता है, इससे प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा और यात्री प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए उपयोग करता है, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक यात्रा या फिर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा भी मिलेगा। सिंपल, समझ गए आप। तो हमारा पूरा इसके लिए क्या क्या जो हमारे जो इनिशिएटिव है क्या क्या लिया गया, तो 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 2024 में दिल्ली हवाई अड्डे से इसकी शुरुआत की गई थी। 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी और दिल्ली हवाई अड्डे से शुरुआत की गई थी। फर्स्ट नहीं, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा है, थर्ड वाला स्टेटमेंट ठीक है। बाद में इसे अन्य हवाई अड्डों तक क्या किया गया है, अन्य हवाई अड्डों तक फिर इसे बढ़ाया गया, यानी कि स्टेटमेंट 4 यहाँ पे ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। यानी कि दिल्ली हवाई अड्डे से प्रारंभ किया गया था और अन्य हवाई अड्डों तक इसे पहुंचा दिया गया है 2024 के बाद। मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो पहले उसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाता है, तो सक्सेसफुली वर्क करता है, देन उसे अलग अलग क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यही प्रोसेस होता है। तो पहले 2024 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया था, बट समय के साथ जब इसने सक्सेसफुली वर्क किया एंड अच्छे रिजल्ट दिए, देन इन्हें अन्य हवाई अड्डों के लिए इसे ओपन कर दिया गया। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है कि यात्रियों के लिए जो 30 सेकंड में क्या हो, मंजूरी मिल जाए, यानी कि जो उन्हें रजिस्टर्ड किया है यात्रियों को, जो उसकी आप्रवासन प्रक्रिया जो भी प्रोसेस है वो पूरी करने में 30 सेकंड में उसका पूरा हो जाना चाहिए, राइट। और यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि इसमें बेटा OCI नागरिक भी एलिजिबल है। तो भारतीय नागरिक प्लस OCI नागरिक भी इसके लिए एलिजिबल है, केवल भारतीय ही नहीं है, ओवरसीज सिटीजनशिप। ठीक है, तो OCI जो होते हैं वो भी इस योजना के लिए एलिजिबल है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। दोनों स्टेटमेंट हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो जहां जहां सेकंड है वो काट दीजिए। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बचता है करेक्ट स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, यानी कि जहां जहां 2 है वो काट दीजिए। कितना अच्छा एलिमिनेशन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल के संशोधनों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण सामरिक खनिजों के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि जो सामरिक, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनके रूप में किसे शामिल किया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा है, थोरियम, यूरेनियम, कोबाल्ट। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो भाई ये तीनों ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हटा देते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे ठीक है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो रेयर अर्थ मिनरल जैसे महत्वपूर्ण खनिज तो इलेक्ट्रॉनिक्स या डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि यूरेनियम, अगर थोरियम की बात करें, इनका प्रयोग एटॉमिक ऊर्जा के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वैसे मिनरल्स जो
इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसमें हम नाम रख सकते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनका प्रयोग कर सकते हैं रासायनिक खनिज के रूप में। वहीं हम बात करें यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इनका परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है, राइट। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। चलो, तो मुझे कोई बताएगा कि थोरियम का प्रयोग, अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं कि थोरियम का प्रयोग क्या है, थोरियम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। थोरियम का प्रयोग हम करते हैं परमाणु ऊर्जा के प्रयोग में, इसका प्रयोग करेंगे परमाणु ऊर्जा में। अभी तो बताया। यूरेनियम का क्या करेंगे, यूरेनियम भी परमाणु ऊर्जा में होगा बेटा, बताया था ना अभी, सेम सेम अभी, परमाणु ऊर्जा में। ठीक है, कोबाल्ट का क्या करेंगे, जो बैटरी होती है ना, उनमें कर सकते हैं। एक नया और नाम है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, एक नाम और याद रख सकते, एक और नाम याद रखेंगे आप, इल्म। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं ईवी बैटरीज में, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पीछे भी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से फिर से और एक बार आ चुका है एग्जाम में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि आपदा जोखिम संकट DRI के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आ जाइए भैया आप पहले। तो DRI के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस खोज में एक्सपोजर्स के लिए GDP और जनसंख्या को दुगना नुकसान के रूप में शामिल किया गया है। आपदा अन्वेषक 16 वित्त आयोग द्वारा विकसित किया गया था। इस अध्ययन में केवल भूकंप और समुद्री तरंगों जैसे प्राकृतिक अवशेषों को शामिल किया गया, लेकिन वैल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लोजर का इसमें शामिल नहीं किया गया है। केवल एक और दो सही है, सॉरी 2 और 3, 1 2 3, 1 और 3 या फिर 1 केवल फर्स्ट। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आंसर क्या है, आंसर इसका करेक्ट है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे तीनों सारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। तो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिक्कत है, जो DRI को 16 वित्त आयोग के द्वारा ही बोल रहा है प्रस्तावित किया गया था, नहीं, इसे प्रस्तावित किया गया था 15वें वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, 15वें वित्त आयोग के द्वारा, 15वें वित्त आयोग के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, हम बात करें इस अध्ययन में केवल भूकंप और समुद्री तरंगों को, इस अध्ययन में केवल भूकंप और समुद्री तरंगों को क्या कर सकते हैं, शामिल किया गया था, लेकिन वल्नरेबिलिटीज और एक्सपोजर्स को इसमें प्रयोग शामिल नहीं किया गया था। जबकि भाई मेरे, इनको अगर एक्चुअल हम बात करें DRI में इन दोनों को शामिल किया गया है, तो DRI में इन्हें शामिल रखा है, DRI में शामिल है ये चीजें, यानी वल्नरेबिलिटी संवेदनशीलता और एक्सपोजर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, संसदीय संघ CCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IS मुख्यालय सचिवालय नई दिल्ली में है। ठीक है, CCPA की स्थापना 1911 में हुई थी और यह सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। 180 से अधिक विधायिका शाखाएं CPA के सदस्य हैं। CPA मार्केट्स के बीच सहयोग और अच्छे टुकड़ों के लिए सहायक को बढ़ावा देता है। कितने स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, देन हम डिस्कस करेंगे आगे अपना क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हमारा बताइए कौन सा है, ऑप्शन 1 सही है, B सही है, या C सही है, या फिर D सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D का कह रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है, तो क्यों नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक क्यों नहीं है बताइए। तो जब हम बात कर रहे हैं CPA, तो CPA का मुख्यालय कहाँ पे से बेटा, नई दिल्ली में स्थापित CPA का मुख्यालय नहीं है, CPA का मुख्यालय है लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में है, तो आप याद रखेंगे CPA का मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं।
ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में ग्रीन फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य प्रभाव पुनर्जीवित जीवन है, इसलिए आर्थिक और वैज्ञानिक दोनों ही संबंध सुनिश्चित हैं। हरित प्लास्टिक कोषागार की स्थापना को विकसित देश 2020 तक प्रति वर्ष $100 की रॉकेट की बिक्री हुई थी। भारत में ग्रीन सोशल सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में केवल ग्रीन ब्लू बॉन्ड शामिल हैं। बताइए साहब कितने स्टेटमेंट ठीक हैं? 1, 2, 3, केवल 1 और 3, 1 और 3 या फिर 2 और 3? कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जा रहे हैं? बताइए साहब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो भारत में ग्रीन सोशल सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में केवल ग्रीन और ब्लू बॉन्ड शामिल है, इनका ये कहना है स्टेटमेंट का। लेकिन क्या और भी बॉन्ड शामिल है? एक और नया बॉन्ड है बेटा, एक येलो बॉन्ड भी है जिससे को इसमें शामिल किया गया, येलो बॉन्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता कि ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड के साथ साथ येलो बॉन्ड इसमें शामिल है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? ठीक हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाव वाले कच्चे माल की जांच के लिए मुरीकुटी पाचा नामक पौधा है। नीले फूल वाली एक उप हिमालयी चोटी है, गहरे लाल रंग के विक्रेता और सफेद फूल वाला एक लघु आकार का औषधीय पौधा है, पीला फल वाला एक तीखा पेड़ है, पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाने वाला एक समुद्री शैवाल है। तो क्या स्टेटमेंट सही है यहाँ पे बताइए? तो गहरे लाल रंग के विक्रेता और सफेद वाला फूल के औषधीय पौधा है, इसके लिए फेमस है ये। ठीक है साहब, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। क्लियर। सो thank you very much for the watching this video. I hope you will be very happy to see this. Thank you.